नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है कब्ज। कॉन्स्टिपेशन में आपका आहार विहार किस प्रकार से होना चाहिए जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट ना हो और आप उससे बच सकें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज एक ऐसी व्याधि है जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। और डेली रूटीन की एक बात होती है, अगर आज आपका पेट साफ़ नहीं हुआ है तो स्वाभाविक है कि आपका पूरा दिन खराब होगा, गैस की टेंडेंसी बनेगी और भी बहुत सारी जो व्याधियाँ होती हैं, एनोरेक्टल डिसऑर्डर हो सकते हैं, पाइल्स, फिशर फिस्टुला की टेंडेंसी बन सकती है, क्योंकि अधिकतर रोगों में जो एक काज निकल के आते हैं वो है कॉन्स्टिपेशन। इसलिए दोस्तों, उस कॉन्स्टिपेशन में आपका आहार विहार कैसा होना चाहिए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में आपका आहार विहार किस प्रकार से होना चाहिए। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन में जो हमारा रूटीन होना चाहिए उसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी होता है सुबह समय से उठना। सूर्य निकलने से पहले आप उठने का प्रयास करें। सुबह उठें, 1 से 2 गिलास गुनगुने जल का सेवन करें, हल्का सा टहलें, प्रेशर महसूस हो, मोशन महसूस हो तब शौच करने जाएं, और जब तक आप शौच ना हो जाए आप किसी और दूसरे काम में न लगें। एक होता है कि हम उठे और कुछ काम याद आया और उस काम में लग गए, तो ऐसे क्या होता है, अपान वायु जो है विकृत हो जाती है और ऊर्ध्व गति हो जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है। ऐसी स्थिति में फिर आपका मोशन यानी प्रेशर बनता ही नहीं है और फिर दिन भर के लिए वो कब्जियत हो जाती है और आप परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुबह समय से उठें, क्योंकि सुबह समय से उठने से अपान वायु नीचे की ओर बढ़ी रहती है। स्वाभाविक रूप से उसका गति ही होता है अपान वायु का सुबह के समय का। तो इसलिए अगर आप समय से उठते हैं, सुबह सूर्य निकलने से पहले उठते हैं, तो एक मोशन के लिए गति बनती है। गुनगुना पानी पीते हैं, 10 कदम टहलते हैं, प्रेशर बनता है तो जाते हैं। हल्का प्रेशर देना है शौच में, ज़्यादा प्रेशर दबाव दे के मोशन करने का प्रयास ना करें। फिर उसके बाद दोस्तों बात आती है नाश्ते की। अमूमन सुबह क्या करते हैं लोग, चाय पीने का स्टार्ट करते हैं। सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए, नुकसानदायक है, क्योंकि उससे अग्नि और वायु, पित्त और वायु दोनों विकृत हो जाते हैं और रेगुलर हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद कुछ खा के पानी पी लें, और तब उसके बाद ही कुछ, अगर आप तरल लेते हैं, चाय वगैरह लेते हैं, तो कुछ खाने के बाद ही उसका सेवन करें। फिर दोस्तों बात आती है नाश्ता की। नाश्ता आप स्किप ना करें, सुबह का नाश्ता छोड़े ना। समय से 8 से 9 बजे तक आप कुछ नाश्ता कर लें, आप अपने घरों के हिसाब से। फाइबर युक्त जो नाश्ते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। दलिया है, कुछ चना और मूंग वगैरह भिगो के अगर लेते हैं उसको ले लें। कुछ फल के नाश्ते हो सकते हैं। आप जिस प्रकार से आपका आर्थिक स्थिति है उसी हिसाब से आप सुबह का नाश्ता नहीं है तो 4 रोटी का नाश्ता कर सकते हैं, 3 रोटी का नाश्ता कर सकते हैं। चाहे तो आप भरपेट भोजन भी कर सकते हैं 9 बजे के समय, क्योंकि अधिकतर लोग 2 बार भी भोजन करते हैं। ऐसी स्थिति में सुबह का नाश्ता छोड़े ना, और जब भूख लगे तो भोजन ज़रूर करें। सुबह का नाश्ता समय से लें। फिर उसके बाद दोपहर का जो भोजन है वो ताज़ा लें। अगर घर पे हैं तो ताज़ा भोजन की वरीयता दें। अगर बाहर आप लंच लेके जाते हैं तो अगर रोटी ले जाते हैं तो उसमें घी लगा के रोटी ले जाएँ, हरी सब्ज़ी लेके जाएँ और उसका सेवन करें। चाहे तो आप कुछ फल का भी सेवन कर सकते हैं, दोपहर में फलाहार भी ले सकते हैं। अगर आपका भोजन 2 बार का रूटीन है तो दोपहर में आप फलों को प्राथमिकता दें। और दोपहर का जो भोजन है, चावल दाल रोटी सब्ज़ी, जो संपूर्ण आहार होता है, अधिकतर घरों में दोपहर में होता है, खाते हैं। ऐसी स्थिति में चावल थोड़ा सा गीला चावल है, बहुत फरहर चावल जैसे होता है कि साले चावल के दाने अलग अलग हो जाएं, ऐसे चावल ना लें। दाल में मूंग की दाल और अरहर की दाल सबसे श्रेष्ठ होती है। इनका आप मिक्स कर सकते हैं या कोई एक सिंगल दाल बना सकते हैं। बहुत गाढ़ी दाल ना हो, थोड़ा सा पतले में। उसमें आप स्नेह का यानी 1 से 2 चम्मच घी का उसमें मिश्रण कर सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। भोजन करने के दौरान या उसके उपरांत प्रयास करें कि 200 ml से ज़्यादा पानी ना हो। पानी कम से कम सेवन करें। बहुत लोग होते हैं कि बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं, नहीं, कम से कम इतना जल ले लें कि आपका वो आहार जो है इसोफेगस यानी कि आहार नली से क्रॉस करते हुए आमाशय तक पहुंच जाए। उसके पाचन में समय 100-150 ml 200 ml तक की जल की आवश्यकता शुरुआत में होती है। फिर आप आधे घंटे के बाद जल लेना शुरू करें। जल लेना शुरू करने का अर्थ है कि आप थोड़ी थोड़ी देर 200 ml 250 ml 300 ml की मात्रा में जल का सेवन करें। बहुत व्यक्ति क्या करते हैं, भोजन कर लिए, वो उस दौरान पानी नहीं पिए और आधे घंटे के बाद इकट्ठे 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो अग्नि जो होती है बुझ जाती है और फिर पाचन जब प्रभावित होगा तो स्वाभाविक है कि कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगा और प्रभावित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मुहुर्मुह थोड़ी देर पे ही जल का सेवन करें। फिर दोस्तों बात आती है रात के भोजन की। रात का भोजन हमेशा समय से होना चाहिए। समय का अर्थ है कि आप 8 से 9 बजे तक
आहार का सेवन कर लें, भोजन का सेवन कर लें। अगर आप 9 बजे के बाद भोजन सेवन करते हैं और फिर भोजन करने के बाद तुरंत ही आप निद्रा के लिए चले जाते हैं, यानी कि सोने चले जाते हैं, ऐसी स्थिति में उस आहार का समय पाचन नहीं होता है। तो प्रयास करें कि रात का आहार समय से हो जाए, 8, साढ़े 8, 9, साढ़े 9 बजे तक भोजन हो जाए। अगर आप देर रात तक जगते हैं, हाँ, कब्जियत का सबसे बड़ा कारण है देर रात तक जगना, क्योंकि देर रात तक जगने से वात की वृद्धि होती है, वायु दोष बढ़ता है और वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। और स्वाभाविक है, जब आप देर रात तक जगेंगे तो सुबह समय से नहीं उठेंगे और अपान वायु ऊर्ध्व हो जाएगी, यानी कि प्रेशर नहीं बनेगा। अगर आप एक रूटीन में है कि हमको रात्रिकालीन काम करना है, रात वर्क, बहुत सारे लोग हैं, मेट्रो सिटीज़ में नाइट वर्क होती है, घरों में भी काम कर रहे हैं लोग इस समय, तो ऐसी स्थिति में अगर आप रात्रि जागरण कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप कुछ बीच बीच में कुछ खा के जल का सेवन कर लें, थोड़ा सा टहल फिर लिया करें, और बाकी जो रूटीन सुबह का स्टार्ट होता है वो सुबह से अपना फॉलो करना शुरू कर दें। तो ऐसी स्थिति में भी रात का आहार आपका सुबह के आहार की तुलना में आधा ही होना चाहिए, 50%। और अधिकतर घरों में रात में ही सम्यक भोजन बनता है, भरपूर भोजन करता है। तो आप प्रयास करें कि रात में दाल चावल का सेवन कम से कम हो या ना हो, कभी कभार हो जाए तो अलग बात है। रेगुलर दाल और चावल का सेवन रात में ना करें। भारी भोजन यानी हाई रिच प्रोटीन डाइट जितने भी हैं, चाहे वो पनीर है, मांसाहार है, नॉनवेज है, इनका सेवन रात में कम से कम करें, कम मात्रा में करें। और उसके बाद गुनगुने जल का सेवन करें थोड़ी थोड़ी देर के। आप एक्स्ट्रा 1 से 1.5 घंटा, चूँकि अगर आपका रात का भोजन 8 से 9 बजे तक हो जाता है तो आप अगले 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक जो आप जगते हैं, तो ऐसी स्थिति में सम्यक जल का सेवन कर लेते हैं, जिससे उसके पाचन के जितनी जल की आवश्यकता होती है, गुनगुने जल की आवश्यकता होती है, उससे आपके आहार का समय पाचन हो जाता है और सुबह तक आपका मोशन ठीक हो जाता है। कुछ आहार द्रव्य ऐसे हैं जो पचने में भारी होते हैं, जैसे पनीर है, मशरूम है और नॉनवेज मांसाहार वाली चीज़ें हैं या मटर है। तो इस प्रकार के जो आहार होते हैं ये पचने में समय लेते हैं। ऐसी स्थिति में इनका सेवन रात में करने से बचें। अगर रात में करते हैं तो आप बहुत और जल्दी ले लें, ताकि अगले 1 से 2 घंटे तक जब आप जगते हैं तो गुनगुने जल का सेवन करके आप उसका सम्यक पाचन कर ले जाएँ। क्योंकि जब तक उस आहार का सम्यक पाचन नहीं होगा, वायु की गति नहीं बनेगी और सुबह मोशन क्लियर नहीं होगा, प्रेशर ही नहीं बनेगा, तो कब्जियत रहेगी। ऐसी स्थिति में दोस्तों रात का आहार कम मात्रा में लें। भरपेट भोजन कभी भी शास्त्र में कहा गया कि भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। आप हमारे पीछे के कुछ वीडियो हैं जिसमें आहार पे पूरी चर्चा की गई है, किसको कितना भोजन करना चाहिए, ज़्यादा भोजन करने से क्या हानि आता है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो भरपेट भोजन न करें। एक ही बार में अतिशय जल का सेवन, यानी कि बहुत मात्रा में आदमी होता है 2-3 गिलास इकट्ठे जल का सेवन कर लेता है। ऐसी स्थिति में आप अधिक मात्रा में जल का सेवन न करें। एक बार में आप 150-200 ml तक ही जल का सेवन करें, फिर आप 10 मिनट 15 मिनट के बाद जल का सेवन करें। फिर दोस्तों बात आती है आहार। आहार द्रव्यों में सबसे ज़्यादा है कि मोटे अनाज में जो फाइबर तत्व मिलते हैं वो आपके मल को बंधने नहीं देते, यानी कि थोड़ा सा स्पंजी हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो तले भुने जो चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं वो आंतों में चिपकते हैं। आंतों में जब चिपकेंगे तो स्वाभाविक है कि कोष्ठ में गति ही नहीं बनेगी, वात विकृत होगा और पित्त को विकृत कर देगा। ऐसी स्थिति में मल जो है आपका सूख जाएगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा, उसकी गति नहीं बनेगी। ऐसे स्थिति में दोस्तों तले भुने जो भी पदार्थ हैं उनका सेवन कम से कम करें। दही का सेवन कम करना चाहिए, कभी कभी करें। मटर है, बोड़ा है, बीन्स है, कहते हैं द्विदलम, जिससे कपोल वाली जो चीज़ें होती हैं, बीन्स है, सेम है, इनका सेवन आप कम से कम करें। और अगर सेवन करते हैं तो उसके बाद अगले 2-3 घंटे तक जो भी आप जल पिए वो गुनगुने जल का ही सेवन करें। ऐसी स्थिति में उसका पाचन हो जाता है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज अगर लेते हैं तो हफ्ते में 1 दिन से ज़्यादा ना हो, कम हो। और वो मांसाहार जो है, नॉनवेज जो है, आप समय से भोजन करें, यानी कि आप रात में उसको और पहले खा लें ताकि उसको पचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। अगले 1-2 घंटे तक जो आप सकते हैं तो गुनगुने जल का सेवन करेंगे तो उससे थोड़ा सा पाचन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मोशन ठीक होता है, थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। या हो सकता है कि जिस दिन आप हैवी भोजन ले लें अगले दिन आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो औषधि आयुर्वेद की बहुत सारी आती हैं, लेग्जेटिव आती हैं, उनका सेवन उस स्थिति में किया जा सकता है। फिर दोस्तों जो फाइबर वाले जो अन्न है, जैसे कि जौ है, चना, मक्का है, बाजरा है, इस प्रकार के जो आहार हैं इनमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो आप कभी कभी इनकी दलिया जैसे बनती है, गेहूं की दलिया वगैरह, तो उनका सेवन किया करें। और कभी कभी मिक्स आटे के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो सबसे बेहतर है।
वो पाचन के लिए दृष्टिकोण से बेहतर है। और भी बहुत सारी जो व्याधियाँ हैं, लेखन करती है, आपके शरीर में फैट नहीं इकट्ठा होने देती हैं और मोशन ठीक होता है। कब्जियत में बहुत बड़ा योगदान उन फाइबर युक्त आहार द्रव्यों का होता है। फिर दोस्तों जो फल आता है, फलों में सबसे बेस्ट है पपीता। दोपहर में पपीता का सेवन करें, अर्धपक हो यानी कि बहुत घुला हुआ पपीता ना हो, ना बहुत कच्चा हो, बीच का पका हुआ, मध्यम मात्रा में। तो उसका सेवन 1 से 2 फली जो होता है बड़ा, कम से कम 100-200 ग्राम तक आप पपीते का सेवन कर सकते हैं, 250 ग्राम तक कर सकते हैं। सेब का सेवन कर सकते हैं, उसमें भी फाइबर मिलेगा। अमरूद एक बहुत बड़ा कब्ज निवारण उपाय है। अमरूद के सेवन से पेट साफ होता है। तो आप अमरूद या जो भी ये फल हैं, अमरूद, सेब, पपीता, ये पूरी तरह से फाइबर युक्त हैं और लेक्सिटी का भी काम करेंगे, पपीता और अमरूद। तो इनका सेवन आप कर सकते हैं और प्रयास करेंगे इनका सेवन दिन में ही करें, भोजनोपरांत करें, यानी भोजन के आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद ही इनका सेवन करें। शाम को कुछ भूजा यानी कि रुक्ष आहार ले सकते हैं, जैसे कि चना है, फरवी है, इनका सेवन कर सकते हैं। और जो सलाद वाली चीज़ें जैसे सीजनल है, खीरा वगैरह है, तो इनका सेवन आप कर सकते हैं। प्रयास करें कि सलाद वाले और फल वाली चीज़ें जो है उनका रात्रि में उनका सेवन कम से कम करें। बाकी जो फलाहार हैं उनका दिन में सेवन करें। आप इसबगोल की भूसी एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। रात को सोते समय 1 से 2 चम्मच इसबगोल की भूसी लेते हैं, क्योंकि फाइबर है तो थोड़ा सा मल को ही मृदु बनाएगा, थोड़ा सा गति बनेगा, तो इससे भी हो जाएगा। और बाकी आहार द्रव्य में स्नेह बहुत ज़रूरी है। रात को सोते समय 1 गिलास दूध आप गुनगुना करके ले सकते हैं। अगर कुछ नॉनवेज वगैरह का सेवन नहीं हुआ तो आप दूध का सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं। आप उसको चाहें तो गुड़ से ले सकते हैं, तो उससे भी मोशन ठीक होता है। मोशन अगर हल्की कब्जियत है तो उससे पेट साफ़ होता है। रूटीन वाली जो चीज़ें हैं उसमें मुनक्का आप भिगो के ले सकते हैं। अंगूर खा सकते हैं, इससे भी पेट साफ़ करने में मदद मिलती है। ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, जहाँ पे आप 24 घंटे में 1 बार मोशन जा रहा है, मल बंध के आ रहा है। ऐसी स्थिति में जो अतिरिक्त स्नेह होता है, जैसे गरी है, बादाम है, मुनक्का है, आपका अखरोट है, इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे कि अतिरिक्त स्नेह, बादाम है, मूँगफली है, तो इसको लेने से शरीर में जब अतिरिक्त स्नेह जाता है और फाइबर भी होता है, तो ये थोड़ा सा मल को आगे बढ़ाते हैं, मल को मुलायम बना के आगे करते हैं। क्योंकि मल तभी टाइट होगा जब आपकी पाचन क्षमता ऊपर जाती है, यानी कि वात और पित्त की वृद्धि होती है, जिससे कि आपकी पाचक अग्नि बेहतर काम करती है। तो जब भोजन का सम्यक पाचन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मल की गति अवरुद्ध होती है। अगर वायु एक्स्ट्रा हो गया तो वो मल को सुखा देता है और एक स्थान पे वो रुक जाता है, अवरुद्ध का काम करता है। ऐसी स्थिति में हम गुनगुना जल पीते हैं या कुछ अदर औषधि का सेवन करते हैं, तब उसमें गति बनती है और वो मल आगे की ओर सरकता है। इसलिए दोस्तों फाइबर युक्त आहार ज़रूर लें और नियमित व्यायाम, समय से नियमित व्यायाम 15-20 मिनट, आधे घंटे तक का व्यायाम पर डे करें। सुबह टहलें, शाम को भी टहल सकते हैं। कुछ अदर एक्सरसाइज आप करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। और दोस्तों निद्रा, सम्यक निद्रा लें, रात में अच्छे से सोएं, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे तो भी उस आपके आहार का पाचन नहीं होगा। लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करना है, यानी कि स्वाभाविक है, जैसे चिकित्सक हैं या व्यापारी बंधु हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग सिटिंग का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो वो उनमें लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें। लॉन्ग सिटिंग से भी वात की वृद्धि होती है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होता है, वात की वृद्धि होने के कारण फिर कब्जियत होता है। ऐसी स्थिति में लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें, बीच में थोड़ा सा मूव कर लें, फिर बैठें और फलाहार का सेवन करें। उस स्थिति में भी कुछ गुड़ खा के या कुछ भी अदर द्रव्य आप कुछ खा के पानी पी सकते हैं, जिससे कि आपके जो पाचन क्षमता है, जो पाचन शक्ति है और जो पानी की कमी होती है वो पूर्ति होती रहे। और फलों का सेवन करें। लगातार यात्रा करें, अगर लंबी यात्रा है तो उसमें भी कब्जियत हो जाती है। अगर आप ड्राइविंग पेशे से हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप लॉन्ग ड्राइव में बीच में गैप करें, थोड़ी सी गैप करके थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए फिर आप अपने काम को करें। तो दोस्तों ये जो रूटीन है, ये आहार द्रव्य हैं, इनके सेवन करने से, इनके पालन करने से बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति इस रूटीन को ही फॉलो करने से मैनेज हो सकते हैं। अगर मृदु कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, तो इन रूटीन से ही मैनेज होते हैं। कुछ जो क्रूर कोष्ठ हैं, प्योर वातज हैं, उनको इस रूटीन से मदद मिलेगी। ऐसी स्थिति में उनकी जो चिकित्सा है वो चिकित्सक के माध्यम से होनी चाहिए। और औषधियों का जो उल्लेख है, जो एक कुछ मिनिमम औषधियों का उल्लेख आता है, तो उनके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आज का जो ये विषय था, कब्जियत यानी कि कॉन्स्टिपेशन में आपका आहार और विहार किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा हो गई है। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।